नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूँ। मैं हूँ मनीष अवस्थी। दिल्ली के एक इलाके में जो दंगे हुए वो अचानक नहीं भड़के थे, बल्कि कई ऐसे सबूत और बातें सामने आ चुकी हैं जिससे हर किसी को ये लगने लगा है कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो सुनियोजित था। पहले उसकी प्लानिंग की गई, फिर प्लान के तहत हिंसा का सामान जुटाया गया, फिर एक ही दिन करीब एक ही वक्त पर कई इलाकों में एक साथ हिंसा शुरू हो गई। एक साथ हुई हिंसा के अलावा अलग अलग इलाकों में मिले एक जैसे पत्थर, पेट्रोल बम, गुलेल और तेजाब जैसी चीजें भी इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकती। तो सवाल ये है कि कौन है वो लोग जिन्होंने हिंसा की साजिश रची और वो कौन थे जिन्होंने इसे अंजाम दिया। आज हम एक एक कर साजिश की परतों को उघेड़ेंगे, मगर पहले देखिए दिल्ली के दंगा प्रभावित एक ऐसे इलाके की तस्वीर जहां पहली बार मीडिया का कैमरा पहुंचा। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर पुलकित नागर ने शिव विहार की एक गली में दंगों का जो सच देखा, उसकी कहानी बेहद खौफनाक है। देखिए किस तरीके से बाइकें और घर जले हुए हैं और यही तस्वीर कि मनीष सिसोदिया यहाँ पर है, डिप्टी सीएम दिल्ली के, और वो इस इलाके में जिन लोगों के घरों में आग लगाई गई उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि इस गली में अगर आप देखेंगे तो करीब 40% घर आपको जले हुए नजर आएंगे, हर दूसरा घर आपको जला हुआ नजर आएगा। घरों के अंदर से सामान निकालकर जला दिया गया। तस्वीर अगर आप देखेंगे, बाइक जो घर के अंदर मौजूद थी उन्हें बाहर निकाला गया, उनमें आग लगा दी गई। घर का जो बाकी सामान है, फ्रिज, ये आप देखेंगे इसे जला दिया गया है और घर के नीचे का हिस्सा देखेंगे जला हुआ है। सामने वाला आप देखेंगे तो पूरा का पूरा 3-4 मंजिला ये घर है जो पूरी तरीके से जला दिया गया है। अब मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंच रहे हैं और जिन जिन लोगों के घर जले हुए हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे डिटेल ले रहे हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार ने राहत की बात भी कही है कि तमाम लोगों को राहत दी जाएगी, तो राहत भी पूछ रहे हैं कि लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही। 25,000 रुपए शुरुआत में दिल्ली सरकार तमाम लोगों को दे रहा हुआ है। सामने वाला आप देखेंगे तो पूरा का पूरा 3-4 मंजिला ये घर है जो पूरी तरीके से जला दिया गया है। अब मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंच रहे हैं और जिन जिन लोगों के घर जले हुए हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे डिटेल ले रहे हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार ने राहत की बात भी कही है कि तमाम लोगों को राहत दी जाएगी, तो राहत भी पूछ रहे हैं कि लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही। 25,000 रुपए शुरुआत में दिल्ली सरकार तमाम लोगों को दे रही है राहत के तौर पर। अब डिप्टी सीएम इस इलाके के लोगों से मिलते हुए और ये पूछते हुए घटना के बारे में और राहत का हिसाब किताब लगाते हुए, सामने जितने भी घर हैं, जितने भी चीजें हैं उन्हें जलाया गया है और डिप्टी सीएम यहाँ पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, राहत की चीजें जान रहे हैं। और ये आप देखेंगे सामने वाली फैक्ट्री जो पूरी तरीके से जला दी गई है, उसमें देखते हुए ये तस्वीर आप देख लीजिए, घर का सामान बाहर निकालकर पूरी तरीके से जला दिया गया है। ये आप रजिस्टर देखेंगे और चेक की कॉपियां देखेंगे, रजिस्टर में हिसाब किताब किया जा रहा है, उसमें डिटेल्स नोट की जा रही है। डिप्टी सीएम के साथ में जो लोग पहुंचे हैं यहाँ पर वो तमाम लोग डिटेल नोट कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार एक आकलन भी कर रही है कि कितने लोगों का नुकसान हुआ, कैसे कैसे नुकसान दिया। ये परिवार से बात करते हुए जिन लोगों का घर पूरी तरीके से जला दिया गया। तो ये तस्वीर शिव विहार की है। हम ऊपर पड़ रहे थे, छोड़ रहे, सिलेंडर फोड़ रहे थे सारे और कहा था जान बचा के भागे, इधर से खेल रहे सब तरफ से और सारे घर में आग लगा दी। सिलेंडर पूरे बच पटे सारे हमारे घर में और हमारा आदमी घर पे ना हो गए, हमारे बच्चे और हमारे बच्चे कोई ना घर पे। आगे भी आप देखिए सामान का ढेर लगा हुआ है और ये गली पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है। अब आप देखेंगे उधर भी आपकी नजर जाएगी। ये तस्वीरें आपने इससे पहले कहीं और नहीं देखी होगी। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से आसपास के जितनी भी बाइकें हैं, घर हैं, सब खाली पड़े हुए। अभी भी आज की मतलब हिंसा को 7 दिन से ज्यादा हो गए और उसके बाद की ये तस्वीरें देख रहे हैं, घर खाली पड़े हैं, बाइकें जली पड़ी हैं। अभी तक यहाँ पर कोई आया नहीं, कोई मीडिया वाला कोई भी नहीं आया। ये रैपिड एक्ट वाले भी ये कहते हैं कि जी हमारी ये हमारे जीजा जी इनका ये मकान है और मीडिया वाला कोई नहीं आ पाया, कोई नहीं आया आज तक। इंडिया न्यूज आपको यहाँ तक लेके आया है और तस्वीरें दिखा रहा है।
कि आज भी हिंसा से 7 दिन बाद तक गलियां खाली पड़ी हुई हैं और कोई भी आपको दूर दूर तक इनमें आप घरों में रहता हुआ नहीं दिखाएगा। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब इसी शिव विहार से आज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर सामने आई। आपने दंगों में इस्तेमाल तेजाब की बोतलें देखी होंगी, मगर आज शिव विहार इलाके में तेजाब की फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ हुआ। रिहायशी इलाके में तेजाब की लाइसेंसी फैक्ट्री चल रही थी। माना जा रहा है कि हिंसा में इस्तेमाल तेजाब यहीं से सप्लाई की गई थी। फैक्ट्री के मालिक का नाम मोहम्मद फिरोज बताया जा रहा है, जो इस वक्त फरार है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या दंगों की साजिश के तहत ही ये तेजाब की फैक्ट्री लगाई गई थी। पहले हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी की आप ये रिपोर्ट देखें। कनेक्शन की पड़ताल हम कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब हम पहुंचे हैं दिल्ली के शिव विहार इलाके में। ये वो इलाका है जहां पर हिंसा के दौरान काफी ज्यादा नुकसान हुआ और यहां पर हम लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि लोगों का शक है कि यहां पर जो ये तेजाब फैक्ट्री आप देख रहे हैं, इसी फैक्ट्री के तेजाब का इस्तेमाल हिंसा के दौरान भी किया गया होगा। ये शिव विहार इलाके के अंदर ही एक तेजाब फैक्ट्री है और यहां पर आप तमाम कंटेनर्स रखे हुए देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कंटेनर है जो अमूमन आपने देखा होगा, जो बड़े ट्रक्स होते हैं उनके ऊपर लोडेड ये रहता है और इसमें अमूमन पेट्रोल, डीजल, एसिड या फिर कोई और खतरनाक या ज्वलनशील केमिकल ले जाने का काम किया जाता है। ये कंटेनर यहां पर रखा हुआ है। इसके अलावा आप काफी सारे ये नीले रंग के कंटेनर देख रहे होंगे, इनमें तेजाब या फिर दूसरे जो एसिड होते हैं उनको यहां पर रखा जाता था या फिर अलग अलग जगहों पर सप्लाई जब की जाती थी तो इनका इस्तेमाल किया जाता था। अब आप नीचे काले रंग के जो कंटेनर्स रखे हुए हैं इनको देखिए, इनकी संख्या भी काफी ज्यादा है और इसी तरह से कई सारे कंटेनर्स हमारे सामने यहां पर रखे हुए हैं। इसी तरीके से यहां पर जो कंटेनर्स के कैप होते हैं वो भी आपके सामने है। तो तस्वीरें सब कुछ अपने आप बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए ऊपर की तरफ, अगर आपको दिखाना चाहें तो ये तस्वीरें यहां पर खाली कंटेनर ऊपर रखे हुए हैं और ऐसे ही जगह जगह आपको कंटेनर ही कंटेनर नजर आएंगे। अब आप नजर फिराइए दाहिने हाथ की तरफ, ठीक मेरे इस तरफ, यहां पर बड़ी बड़ी जो पानी की टंकियां हमारी छतों पर रखी होती हैं वो रखी हुई हैं। इनमें पानी है या फिर कोई केमिकल ये हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इन टंकियों पर गंगा जल लिखा हुआ है। ये बात तो कह सकते हैं कि गंगा जल तो इसमें नहीं ही होगा, लेकिन इस फैक्ट्री में इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जाता था और यहां पर एसिड बनाने का काम किया जाता था, एसिड को स्टोर करने का काम किया जाता था। और आप अभी भी हल्का हल्का धुआं उठता हुआ देख रहे होंगे, शायद मेरे कैमरे में वो आ पाए, अगर कैमरे में नहीं आ पाया लेकिन मैं देख पा रहा हूं, उसको समझ पा रहा हूं। एक हल्की हल्की स्मेल, एक हल्की हल्की जो बदबू होती है वो यहां पर महसूस हम कर पा रहे हैं और शायद किसी केमिकल की होगी या तेजाब की वो बदबू हो सकती है, लेकिन हल्की हल्की अभी भी यहां पर धुएं की एक परत हमें नजर आ रही है। अब बात करते हैं जिस शख्स की ये फैक्ट्री है। फिरोज नाम का वो शख्स बताया गया है जिसकी ये फैक्ट्री है। यमुना विहार में वो रहा करता है, लेकिन अभी वो कहां है ये किसी को नहीं पता। पुलिस कहती है कि इस फैक्ट्री का बाकायदा लाइसेंस था, लेकिन रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी और ऐसे में जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या कोई इसके लिए नियमावली नहीं है, क्या इसके लिए कोई नॉर्म्स नहीं बनाए गए थे कि रिहायशी इलाके में इतने खतरनाक केमिकल की फैक्ट्री चल रही थी। मेरे दो सहयोगी नरेश बिस्वानी और पुलकित नागर की रिपोर्ट देखी, जो ये साफ तौर पर बताता है कि नफरत के धुएं में 3 दिन तक घुटी दिल्ली एक संयोग नहीं हो सकता। हिंसा के जो सुराग मिले, साजिश के जो सबूत दिखे, ये बताता है कि ये एक प्रयोग है। जी हां, शाहरुख पठान की गिरफ्तारी, शाहरुख तो एक कठपुतली है, मास्टरमाइंड अभी भी फरार हैं। इसीलिए ये देश का सवाल है और देश का सवाल में चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है। जी हाँ, मेहमानों के पैनल के आपसे तारुफ कराने के पहले मैं ये कह देना चाहता हूं कि यहाँ आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर व्यक्तिगत एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए नहीं, ये देश का सवाल है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वसीम गाजी साहब। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और आप अपनी बात ईमानदारी और निष्पक्षता से सामने रखेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। मेरे साथ
अंबर जैदी, आप समाज सेवी हैं और आप लगातार समाज के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखती हैं। मेरे साथ विजय कौशिक, कांग्रेस नेता। जी हां, आपसे ढेरों सवाल हैं। जवाब का आपसे ये उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी से आपके जवाब आएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब। आरपी सिंह साहब, आपसे भी वो सवाल पूछने हैं जिसका ये देश का सवाल देख रहे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। एलएन राव साहब, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस, आखिर उनसे पूछेंगे कि हाथ पे हाथ धरे दिल्ली पुलिस क्यों शांत थी? कहां से आ गए अवैध हथियार? कहां थे आपके इन्फॉर्मर? कहां था आपका इनपुट? ऐसे सारे सवाल हमारे सामने हैं और आज इन्हीं सवालों को लेकर वो तमाम सबूत, ईंट कहां से आई, पत्थर कहां से आया, पेट्रोल बम कहां से आया, तेजाब कहां से आया, पीएफआई की फंडिंग किसके लिए थी, भीम आर्मी का क्या रोल था, इन्हीं सारी बातों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे वसीम गाजी साहब, तेजाब का इस्तेमाल तो हमने प्रेमिका पर करते सुना था, दंगों में तेजाब, और ये तेजाब की फैक्ट्री बहुत कुछ कहती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं ना तो मुस्लिम्स का माउथपीस हूं, ना मैं किसी हिंदू पक्ष का स्पोक्स पर्सन हूं। मैं एक ऐसे समाज से आता हूं कि चैनल से पे आने से पहले भी मैं हिंदू भाइयों के साथ रहता हूं और अब चैनल से जाऊंगा तो भी मेरे जो समाज के लोग हैं। गाजी साहब, आप ये कह देते कि मैं इंसानियत के साथ रहता हूं, हिंदू मुसलमान आप करते ही नहीं। लेकिन मैं एक बात खास तौर से बता रहा हूं कि ये जो खास तौर से फसादात हुए हैं, इसका ऐलान सबसे पहले अनुराग ठाकुर साहब ने ऐसे हाथ उठा के किया था कि इन मुल्क के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उसके बाद परवेश वर्मा साहब ने कह दिया कि अगर आप इन्हें गोलियां नहीं मारेंगे, आप हमारी पार्टी को नहीं जिताएंगे, तो ये लोग बलात्कार करेंगे, ये मुंडका जाएंगे शाहीन बाग से जहां पर वो परवेश वर्मा साहब रहते हैं, और ये आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे। यानी ये आप मानने को तैयार है कि जो हिंसा हुई है, जो सबूत सामने आए हैं, ये साफ बताता है कि एक प्लानिंग के तहत हुआ, एग्जीक्यूशन का ठेका ये प्रयोग हुआ, एग्जीक्यूशन का ठेका दिया हुआ था कपिल मिश्रा साहब को। उन्होंने बिल्कुल अलग ऐलान कहा। शाहरुख पठान उन्होंने अलग ऐलान कहा। शाहरुख पठान कपिल मिश्रा ने डीसीपी, मैं तो कहता हूं डीसीपी को जो है वो शपथ लेके आए थे। अगर वो उसी दिन कपिल मिश्रा को अरेस्ट कर लेते, उन्होंने कहा था कि हम 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद फिर जो हम यहाँ पर करेंगे उसके जिम्मेदार गाजी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, आप एहसान रजा ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। जियाई साहब, मैंने तो ये सुना था कि आमतौर पर, जो कि गलत है, तेजाब का इस्तेमाल प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं पर करते दिखे, लेकिन दंगों में तेजाब का इस्तेमाल, क्या कहेंगे आप इसे? बहुत शर्मनाक मेरे दोस्त। मैं बताना चाहता हूं कि तेजाब और इंसान ये दोनों एकदम अलग चीज है। इसको तेजाब को इंसान पर फेंकना, किसी शख्स पर फेंकना, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, बस इंसानियत पर फेंकना ये जुर्म है। और ये पर जुर्म जो वहां पर दिल्ली के कुछ लोगों ने किया है, और चाहे वो जो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी कास्ट और मजहब के हो, उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी सजा उसको दी जानी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि इतने सारे तेजाब आ रहे हैं, इतनी सारी गोलियां आ रही हैं दिल्ली के अंदर में, ये लाने से पहले एजेंसी कहां थी? एजेंसी खामोश क्यों थी? क्या एजेंसी के पास कोई इनपुट नहीं था? हमारे पास जो इत्तलात आ रही है कि एजेंसी के पास तेजाब की फैक्ट्री उसी रिहायशी इलाके में थी जिस पर यह शक जताया जा रहा है कि जो तेजाब पहुंचा ये उसी फैक्ट्री का तेजाब है। लेकिन आप जानते हैं, चूंकि आप बहुत ही विद्यमान और बहुत ही सुलझे हुए एंकर हैं, इस बात को समझते हैं आप कि मुल्क के अंदर में अगर वातावरण खराब हो रहा है तो ऐसा वातावरण खराब हुआ कैसे? सिर्फ तेजाब से ही पूरी दिल्ली तो नहीं जल गई है ना साहब। वहां पर ईंट भी चली, वहां पर पत्थरे भी चले, वहां पर गोलियां भी चले, वहां पर कट्टे भी चले, वहां पर न जाने किस किस्म की गोलियां चली हैं। इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कोई तो है, उसके ऊपर भी उंगली उठनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जीआई साहब, ईंट, पेट्रोल बम, गुलेल, ये सिर्फ आपका पत्थर, और वो भी नुकीले पत्थर जो रेलवे के ट्रैक पे होते हैं, ये ताहिर खान के छज्जे पे पाए गए।
मैं अग्री करता हूं कि ये सारी चीजें वहां पर पाई गई, लेकिन क्या ये पूरे शहर में और दूसरी जगह नहीं पाई गई? क्या दूसरी जगह पत्थरें नहीं चली? क्या यहाँ पर गोली से भी ज्यादा खतरनाक वहां पर वो पत्थर हो गया था? गोली से भी ज्यादा खतरनाक था जो जान ले रहा था? क्या उस गोली पर निगाह नहीं जानी चाहिए हमारी? क्या उस पत्थरों के साथ वो लाठी और डंडों और तलवारों पर निगाह हमारी नहीं जानी चाहिए, जिससे कि इंसानियत शर्मसार हो रही थी? दिल्ली सिर्फ शर्मसार नहीं हुई है, पूरा मुल्क शर्मसार हुआ है, और इस शर्मसार के लिए भुगतान का जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन भी है। जितने जिम्मेदार ये दंगाई हैं उतने ही जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा और इस पर उनको चिंता जरूर जाहिर करनी पड़ेगी कि आने वाले दिनों में भी क्या ऐसा होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में हाथ लिए बैठा रहेगा। मैं आपके पास आऊंगा, इंतजार करता रहेगा। मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता आरपी सिंह साहब भी मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब, सारी उंगलियां ले दे के आप पर उठ रही है। प्रशासन क्या कर रहा था? खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? इन्फॉर्मर कहां थे? पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जिन्हें राजनीतिक गुरु कहते हैं, उन्होंने तक कह दिया कि दिल्ली में जो हिंसा हुई है वो दिल्ली चुनाव में हार की खींच है। आरपी साहब, देखिए, मुझसे पहले एक प्रवक्ता बता रहे थे, शायद अनुराग ठाकुर की जहां परवेश वर्मा की स्पीच बता रहे थे। मेरे पास एक स्पीच मैं आपको भी भेज दिया मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को। मैं चाहूंगा वो भी इनको सुना दीजिए। और राजस्थान में दिसंबर के पहले सप्ताह में वो स्पीच दी गई और वहां पर वही भाषा, गोली मारो चड्डी वालों को। सर, इससे होने वाला नहीं है। आप मुझे 2 सुनाओ, मैं आपको 4 सुनाऊंगा, पर हम इसमें जरा डिटेल में जाएं कि कहां हो रहा है, मामला कहां हो रहा है। पहले समझे कि शाहीन बाग कहां से शुरू और किसने शुरू किया और किस बात को लेकर शुरू हुआ, और जो शाहीन बाग में हो रहा है कि वो ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, ये समझे। जब शाहीन बाग के लोग कहते हैं कि हम पार्लियामेंट को नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा तो हम मानेंगे तो नहीं मानेंगे। आपने तुरंत कपिल मिश्रा का नाम ले दिया, बिल्कुल लेना चाहिए। कपिल मिश्रा ने अगर बयान दिया, उस पर पुलिस कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट उस पर जो फैसला देगा उसको सबको मान्य करना पड़ेगा। पर कपिल मिश्रा 3 दिन का टाइम दिया था, पर वहां तो 3 मिनट के अंदर वहां पर अंदर गलियों में वहां पर गोलियां चल रही थी और वहां पर पत्थरबाजी हो रही। 3 मिनट के अंदर कपिल मिश्रा ने बयान दिया और तीसरे मिनट अंदर ये ताहिर हुसैन के घर से मामला हो रहा था। उसके आप सारे अभी प्रमाण आ जाएंगे, सब एविडेंस आ जाएंगे उसके। सच ये है कि इसकी, और मैं इसको मानता हूं, कहीं ना कहीं पुलिस की फेलियर रही, क्योंकि सीलमपुर के अंदर 19 दिसंबर को कोई एक सज्जन 2 बम ले जा रहे थे, फट गए, हाथ में फट गए। वो अभी भी पुलिस की हिरासत में है। अब वो कोई बम किसी के परचून की दुकान से तो मिलते नहीं, वो कहीं ना कहीं तो तैयार हो रहे होंगे। वो 2 बम हाथ में थे, उसके पीछे पता नहीं कितने सारे बम और तैयार होंगे। 2 उसको भेजे है कि इसकी, और मैं इसको मानता हूं, कहीं ना कहीं पुलिस की फेलियर रही, क्योंकि सीलमपुर के अंदर 19 दिसंबर को कोई एक सज्जन 2 बम ले जा रहे थे, फट गए, हाथ में फट गए। वो अभी भी पुलिस की हिरासत में है। अब वो कोई बम किसी के परचून की दुकान से तो मिलते नहीं, वो कहीं ना कहीं तो तैयार हो रहे होंगे। वो 2 बम हाथ में थे, उसके पीछे पता नहीं कितने सारे बम और तैयार होंगे। 2 उसको भेजे होंगे भी लेकर जा कहीं पे। तो ये तैयारी बहुत पहले की थी, बहुत सोची समझी थी, अन्यथा 5-4 राउंड गोलियों के नहीं चलते। वहां पर जिस प्रकार से आपने अभी एसिड की फैक्ट्री दिखाई, वो अगर एसिड का जो ओनर है उस फैक्ट्री का, जो भी सज्जन है, वो आ जाए ना, कहे कि हाँ मैं मेरी फैक्ट्री पर मेरे यहाँ सब ठीक रहा। आरपी साहब, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दिए। आरपी साहब, मैंने जो सवाल किए थे, ये सारी बातें आपने जो की, मैंने किया सर, आपने सुनी। मैं मानता हूँ, तुम्हारे मोबाइल में दिखाओ ना, मैंने कहा सर मैं मानता हूं, परंतु वो जो 400 बार एक पुलिस अफसर को गोदा गया और हर गोदने के बाद उसके जख्मों में एसिड फेंका गया जी, वो समझ में नहीं आता। जो मेरी समझ में आता इतना है कि कहीं ना कहीं एक सोची समझी बात थी। आरपी साहब, कि हमने ये बात तो माननी होंगी कि सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका था, तभी 3 दिन तक नफरत के धुएं में दिल्ली घुट रही थी। अंबर दे दी, कहां थे समाज सेवी? कैसे हुई ये बातें? कहां है वो गंगा जमनी तहजीब? देखिए, समाज सेवी सिर्फ समाज की सेवा के लिए होते हैं, लेकिन अगर कहीं पे दंगे भड़कते हैं तो प्रशासन की और पुलिस की, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। उसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
सरकार और पुलिस जो भी लोग जिनका ये काम है हमारे देश में या हमारे स्टेट की सुरक्षा को बनाए रखना, ये उनका दायित्व है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा था, यहाँ पे कोई प्लानिंग चल रही थी, तो उनके पास पहले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन थी तो उन्होंने वक्त रहते कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए था। 3 दिन तक लगातार देश की राजधानी में दंगे भड़कते रहे, हमारे देश के दर्जनों लोग मारे गए और हमारा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हाथों पे हाथ रख के बैठा रहा था। तो हम क्या करते हैं, हमें खुद इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। जिम्मेदारी जो जहां पर चूक हुई है सुरक्षा में, उस पे संज्ञान लेने की जरूरत है। और उसको सिर्फ बात ये नहीं कि हिंदू मारा गया, मुस्लिम मारा गया, हमारे देशवासी मारे गए, हिंदुस्तानी मारे गए हैं। तो हमें इस चीज को सोचना पड़ेगा, इस पे हिंदू मुसलमान बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों लोग मरे हैं। सिर्फ अंकित श्रीवास्तव, राहुल सोलंकी नहीं, मुदस्सिर खान श्रीवास्तव या शर्मा जो भी है, सॉरी, तो वो ही नहीं मारे गए और मुदस्सिर खान भी है और दो नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ कि हम हिंदुस्तानी है, इंसानियत शर्मसार हुई है खुलेआम। आइए, हमारे साथ एल एन राव साहब हैं, पूर्व डीसीपी। विजय कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगा। एल एन राव साहब, इतनी सारी साजिशों के सबूत, शाहरुख पठान की गिरफ्तारी, 8 दिन बाद 8 राउंड चलाने वाला वो लड़का गिरफ्तार। आपको नहीं लगता कि पुलिस अगर समय पे अपनी सूचना तंत्र को एक्टिव करी होती तो ये घटना ही नहीं होती? और दूसरी चीज, मुझे पता है आप एक नामचीन वकील भी है, उमर खालिद का स्टेटमेंट 17 फरवरी को नागपुर से 150 किलोमीटर दूर अमरावती में वो कहता है कि 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आएगा तो मुसलमानों सड़क पर आ जाना। इससे बड़े और क्या सबूत हो सकते हैं? मुसलमानों ने कहा था, उन्होंने आवाम को कहा था। देखिए मनीष जी, मैं इस पूरे एपिसोड को 2 पार्ट्स में, बल्कि 3 पार्ट्स में मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पुलिस की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और इसी बात के लिए पुलिस वहां पर नियुक्त की जाती है। जहां तक सवाल है कि ये इसके पूरे जो दंगे के जड़ें कहां से आई, जड़ की मैं बताना चाहूंगा। वो मैं समझता हूं और बहुत से लोग मेरे जो साथी हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। शाहीन बाग में जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वो प्रोटेस्ट जो कि एक लीगली पास किए हुए कानून के खिलाफ है, वो ठीक है, उनका प्रोटेस्ट करने का राइट है, उनको डेजिग्नेटेड प्लेस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, वो जाएं वहां पे करें, लेकिन वहां पर सड़क को रोकना, लोगों को असुविधा करना, लाखों लोगों जो से ट्रैवल करते हैं उस रोड से उनकी असुविधा का कारण बना। ठीक कह रहे हैं। मेरा यही सवाल है कि पुलिस ने तभी क्यों नहीं रोका? ये पुलिस का जिम्मा था। अगर वो आप उन जड़ों को, जिन जड़ों की आप बात कर रहे हैं, उन जड़ों को पानी पुलिस ने दिया, जहां पे मैं मनीष जी वहीं आ रहा हूं कि मैं पहले खुफिया तंत्र जो पुलिस को पहले मैं समझता हूं कि जो जिसे कहते हैं बुराई की जड़ को रोक देना चाहिए था, वहां पे लोगों को बैठने नहीं देना चाहिए था। उसके बाद ये सारा का सारा फिर मालूम हुआ कि हो सकता है वो लोग फिर आगे और कहीं भी ऐसा शाहीन बाग बनाने की कोशिश करें, तो पुलिस को एहतियातन तौर पर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए थे। वो लेने में कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस कामयाब नहीं रही। जो नॉन क्रिमिनल्स थे एरिया के, हर पूरे में ऐसे जहां पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ऐसे बनने की, वहां पे जो बदमाश लोग के किस्म के जो मनोप्रवृत्ति के आदमी थे, उन लोगों को डिटेन किया जाता और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कहीं ये दंगे ना हो जाए। ये पहले से सोच लेती है अगर पुलिस, तो हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये इतने बड़े लार्ज स्केल पे दंगे नहीं होते। यहाँ पे मुसलमान और हिंदू का बात नहीं, यहाँ पे मानवता शर्मसार हुई है, मानवता की डेथ हुई है जी। तो इसमें और उसके बाद दूसरा बात मैं जो बताने जा रहा हूँ, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसको और उसके बाद दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में तत्पर, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली पुलिस ने जो ही ये दंगे शुरू हुए तो उसके बाद जो तुरंत कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद ये दंगे को कंट्रोल किया। भले ही 2 दिन लगे कंट्रोल करने में, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस अगर एक्टिव नहीं होती तो ये दंगे ज्यादा बढ़ सकते थे। इसलिए दिल्ली पुलिस की इस बात पर तारीफ करनी चाहिए। मेरे साथ एक और मेहमान है जिनको मैं अभी तक तारुफ जिनका नहीं करा पाया हूं और डिबेट में शामिल नहीं हो पाए, विजय कौशिक। विजय कौशिक, आपकी एक नेता पर भी उंगली उठी है इस वक्त, जहां कौन है? मैं केवल आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि चुनाव के दौरान आपके चैनल पर भी मैंने चीख कर कहा था कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ये कहती है कि वो शाहीन बाग के साथ हैं, भाजपा ये कहती थी कि वो शाहीन बाग के खिलाफ हैं।
और मैंने जब भी कहा था कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इस देश को, इस दिल्ली को बांटना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के आधार पर, और चुनाव इसी आधार पर लड़ रहे हैं। विकास या दूसरे मुद्दों की कोई बात पूरे चुनाव में नहीं चली और ये लोग अपनी योजनाओं में सफल रहे। मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं, मान लीजिए पहले दिन कहीं दंगे फसाद हुए तो एक सरकार की जरा सी सूचना पर अर्धसैनिक सैनिक बल मौके पर पहुंच जाते हैं, तो दिल्ली के अंदर क्यों नहीं बुलाए गए? क्यों कई दिन तक दिल्ली सुलगती रही? यहाँ तक कि पुलिस वालों पर भी हमले हुए। आईबी अफसर का हाल आप देख रहे हैं कि तेजाब फैक्ट्री वहां चल रही थी, उसको लाइसेंस क्या मैंने दिया? जाहिर सी बात है कि दिल्ली सरकार ने दिया। और कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी थी? केंद्र सरकार की थी। तो इसके लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी दोषी हैं। कांग्रेस का इन सब बातों से कोई लेना देना न था न है। कांग्रेस ने इन दंगों की आग को हमेशा बुझाने की कोशिश की। हिंदू और मुस्लिमों से मैंने खुद आग्रह किया कि सीएए का विरोध करना बंद कर दो। 1984 लोग भूले नहीं है, 1984 लोग भूले नहीं है। सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर मुस्लिम भाइयों ने सीएए का विरोध करना बंद नहीं किया तो भाजपा अपने मंसूबों में सफल हो जाएगी। आप ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ना, मैं तो देश की भाषा बोल रहा हूं, क्योंकि सीएए कानून है, देश की संसद में पास हुआ है, उसका विरोध करना अब ठीक नहीं है। अगर ये लोग विरोध करेंगे तो ये पाकिस्तानी माने जाएंगे और भाजपा अपने मंसूबे में सफल रहेगी। इसलिए जितना भी इसका विरोध करना है, ऐसे कैसे बोलेंगे? कानूनी तौर पर अगर कोर्ट जाना है, कहीं जाना है, कीजिए। कौशिक जी, लेकिन भाजपा को मौका ना मुझे दे एक देश को छोटा सा बांटने ब्रेक का। लेना है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। सियासत का अपना ही फसाना है, आग भी लगानी है और मातम भी मनाना है। जी हाँ, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कि आखिर अवैध हथियार कैसे पहुंचे। हम बात करेंगे कि मास्टरमाइंड कब पकड़े जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। सवाल कहीं है, साजिश की बू, साजिश के सबूत सामने आ गए, हिंसा के सुराग मिल गए, लेकिन अभी भी मास्टरमाइंड फरार है। आइए हम फिर एक बार चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ मेहमानों का वो पैनल बना हुआ है। आरपी सिंह साहब, मास्टरमाइंड कब पकड़े जाएंगे? बहुत जल्द पकड़े जाएंगे, परंतु मैं एक वीडियो मेरे पास था जिसका मैंने जिक्र किया, वो दिखाना जरूरी है आपके लिए। ये एक बार आने वाली गाड़ियों पर पथराव किया गया है, याद रखना, कुचल के फेंक देंगे। गलतफहमी में मत रहना। एथेंटिसिटी कहाँ है? ये चट्टा चट्टी वालों को आरपी साहब बहुत जल्द पकड़े जाएंगे, परंतु मैं एक वीडियो मेरे पास था जिसका मैंने जिक्र किया, वो दिखाना जरूरी है आपके लिए। ये एक बार आने वाली गाड़ियों पर पथराव किया गया है, याद रखना, कुचल के फेंक देंगे। गलतफहमी में मत रहना। एथेंटिसिटी कहाँ है? ये चट्टा चट्टी वालों को आरपी साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें देश का सवाल के मंच को भड़काने और उकसाने का मंच नहीं बनाना है। इस वक्त साजिश के सबूत सामने आ रहे हैं और वो सबूत पर्याप्त है ये बताने के लिए कि हिंसा के पीछे कौन कौन जिम्मेदार है। तो आपको एक वरिष्ठ प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे आग्रह और निवेदन करता हूं कि देश के सवाल के मंच को उकसाने और भड़काने का मंच नहीं बनाना है। मेरा आपसे सवाल है, मास्टरमाइंड कब पकड़े जाएंगे? आरपी साहब, फॉरेंसिक जांच करवाइए इस कैसेट की। ये बलवा फैला रहे हैं और अफवाह उठा रहे हैं, इन्हें अरेस्ट करना चाहिए आरपी सिंह को, क्योंकि पुलिस ने कहा अफवाह ना फैलाएं। आप इसका फॉरेंसिक जांच कराइए। आरपी साहब, मेरा सवाल आपसे को नहीं टोका। अरे सर, मुझे जवाब देने दो सर। देखिए सर, शाहरुख पकड़ा गया है और जो बाकी लोग हैं वो भी पकड़े जाएंगे और उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो भी पकड़े जाएंगे। कपिल मिश्रा है मास्टरमाइंड। बहुत देर तक कानून से भाग नहीं सकते। मास्टरमाइंड है। अब मैं उसमें बहुत, अरे भैया आप बोल दिए ना, आप बोल दिए ना, बोल रहे हैं।
आप बोलिए इन कपिल सज्जन मिश्रा है, आपने बोलना मास्टरमाइंड जो अभी जो कह रहे थे कपिल गोली मारो मिश्रा ने ऐलान किया था, अभी और जो राव साहब जो बैठे हैं ये पहले शर्म नहीं आती, वीडियो है, डीसीपी को चैलेंज किया। अच्छा आपने राहुल गांधी के बारे में नहीं बोला, दिल्ली पुलिस कमिश्नर वारिस पठान के बारे में एक शब्द नहीं बोला, आपने अब्दुल्ला खान के बारे में एक शब्द नहीं बोला, 3 दिन तक अरे आपने अब्दुल्ला खान के बारे में एक शब्द बोला क्या? पुलिस कमिश्नर जो कहता था कि जिसने भड़काया लोगों को ये कहकर एनएस डोभाल को क्यों जाना पड़ा? बुर्का नहीं पहनने आप बताइए, मेरी बात का जवाब दीजिए, एनएस डोभाल को क्यों जाना पड़ा? पूछिए, आप बताइए, पुलिस कमिश्नर कहाँ था? शाहीनबाग खाली हो जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने दौरा नहीं किया, ये देश को अजीत डोभाल को क्यों जाना पड़ा? क्या प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर में झगड़ा है? क्या होम मिनिस्टर ने पुलिस कमिश्नर पे की जवान पे ताला लगाया था? एनएसए को भेजना पड़ा। आप बात का जवाब दीजिए, एनएसए क्यों गए? ये एनएसए का प्रेरोगेटिव नहीं था। पुलिस कमिश्नर कहाँ थे? एसजी कहाँ थे? केजरीवाल कहाँ थे? केजरीवाल के 62 एमएलए कहाँ थे? बीजेपी सरकार ये सब मास्टरमाइंड है, शाहीनबाग पुलिस कमिश्नर मास्टरमाइंड है। केवल राजनीति कर रहे हैं उस मुद्दे पर, और दिल्ली को अगर एनएसए डोभाल नहीं जाते तो आप वहाँ पे और कत्लेआम करवाते। अरे वो तो हम अजीत डोभाल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो गए, वरना आपने तो पूरे दिल्ली के मुसलमानों को कत्ल करवाना था। वो सड़क पे अरे एनएसए की हम तारीफ कर रहे हैं। कानून का सेक्शन है 130 एनएसए क्यों गए? कमिश्नर क्यों नहीं गए? एनएसए किसके आप एक तरफ होम मिनिस्टर के अंदर में नहीं आते। शाहीनबाग मुझे डर है, शाहीनबाग का शाहीनबाग में धारा चल रहा है। विजय कौशिक जी, आज का देश का सवाल शाहीनबाग नहीं, आज का देश का सवाल है। अगर आप चाहें तो मैं अपने प्रोड्यूसर प्रभात से कहूंगा कि फिर एक बार वो तेजाब की फैक्ट्री का नजारा दिखाइए। वो लाइसेंस देने वाली केंद्र सरकार है और केजरीवाल सरकार है, ये दोनों दोषी हैं उसके लिए। ये देखिए आग लगवाई है। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं, ये वो तेजाब की फैक्ट्री है, ये वो मौत की जगह है जहां से तेजाब सप्लाई हुआ है। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर विजय देख रहे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं इसको लाइसेंस देने वाली भाजपा सरकार है, केजरीवाल सरकार है। इन दोनों की जांच होनी चाहिए। ये दंगे फसाद के जिम्मेवार यही लोग हैं, क्योंकि इन्होंने ही सरकार किसकी है? बीजेपी ने दिल्ली में सरकार किसकी है? अरे पुलिस किसकी है? महकमा किसके पास है? एमसीडी का काम है, लाइसेंस देना एमसीडी का और पुलिस का काम है। अगर कहीं तेजाब का इस्तेमाल गलत हो रहा है आपको तो दिल्ली पुलिस किसकी है? का काम है, ये चलाता है इंडस्ट्री का लाइसेंस दिल्ली का ये काम एमसीडी का है। एमसीडी मुझे मालूम था। गाजी साहब, मेरे पास कुछ और सवाल है, मेरे पास कुछ और सवाल है एलन राव साहब आपसे। इन दंगों में छैनू पहलवान की गैंग और नासिर की गैंग भी सबसे ज्यादा सक्रिय थी। एलन राव साहब, इस दंगों में गैंगस्टर भी उतरे, उनके 150-200 जो उनके गुर्गे होते हैं वो भी उतरे। पुलिस को जानकारी क्यों नहीं थी? ये जो गैंगस्टर होते हैं, लोकल हुडलम्स होते हैं, पुलिस के ये इन्फॉर्मर भी होते हैं। देखिए मनीष जी, मैंने पहले भी बताया है कि पुलिस को ऐसी जब एहतियातन कार्रवाई करनी चाहिए, जब ऐसी खबरें मिलती है कि कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसे ये पुलिस की एक एसओपी है, एक रिहर्सल होती है कि जब भी कोई ऐसा दंगा होने की आशंका हो तो उसमें जितने भी नॉन क्रिमिनल्स हैं, जो रजिस्टर्ड क्रिमिनल्स हैं, जिनके रिकॉर्ड में नाम है, उन लोगों को राउंड अप किया जाना चाहिए था और पहले किया जाए। अगर वो कर लेते उनको सबको, तो हो सकता है ये छैनू गैंग और ये दूसरे पहलवान लोग हैं, ये इनसे ये अरेस्ट हो जाते। इनके अरेस्ट होने से बहुत से लोगों को इसमें फर्क पड़ता है और बहुत से लोग जो इनके साथी हैं वो डरते और ये दंगा करने से 10 बार सोचते कि हम करना चाहिए। इनके जो सरगना है वो अरेस्ट हो जाते। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पुलिस को सामान इकट्ठा करेंगे, अपनी फैक्ट्रियां 2-2 महीने पहले बंद करके उसमें सामान इकट्ठा करेंगे, ये गलत है। और उसको संरक्षण देंगे तो कैसे बात बनेगी? की लोगों को सोचना चाहिए अपनी और केजरीवाल गिरा दी गई। आरपी सिंह जी, आज आपके पास इतनी सूचनाएं हैं, ये उस समय कहाँ चली गई थी सूचनाएं जब दंगों की तैयारी हो रही थी?
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही शामिल हैं। सिलेक्शन प्राप्त था केजरीवाल का, उसको सिलेक्शन प्राप्त था केजरीवाल का, और केजरीवाल को संरक्षण है आप लोगों का, और आप लोग अपनी राजनीति के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं केजरीवाल का। खाली करा के सामान इकट्ठा किया। जी आप अपनी बात पूरी करें। और मजेदार बात यह कि उस दिन दोपहर तक जब तक उसके खिलाफ FIR नहीं हुई, सौरभ भारद्वाज और में पॉलिटिकल पार्टी संजय सिंह अपना उसको बचा रहे थे। ये का मुद्दा है। हमारे होली पे जो जितना धंधा था गांधीनगर में हमारे हिंदू भाई मुसलमानों का सब धंधा चौपट हो गया। कोरोना वायरस आप तबाह करके मानेंगे क्या? अरे क्या गाजी साहब आप कोरोना वायरस के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? गाजी साहब आप कोरोना वायरस के लिए सरकार को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्योंकि इन्होंने कोई तैयारी नहीं की है, और जो एयरपोर्ट से लोग आ रहे हैं उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। आपके पास कोई आइसोलेशन वार्ड नहीं बने हुए हैं, कोई क्वारंटाइन करने का सेक्टर नहीं है। आप यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं दुनिया, और यहाँ कोरोना वायरस फैल रहा है। तो आप ये झूठ का परपंच रखने आपकी कोई तैयारी नहीं है। अरे मेरी डिबेट कोरोना पर नहीं है गाजी साहब, गाजी साहब मेरी डिबेट कोरोना पे नहीं है। अंबर नुकीले पत्थर, ईंटें, पेट्रोल बम, तेजाब, आखिर ये कैसे पहुंच सकता है? अगर किसी के कहने पर भड़काने की भाषा होती है तो 2 घंटे में दंगे और आगजनी कैसे शुरू हो सकती है? राजनीति दोनों तरफ से लगातार हो रही थी, भड़काऊ बयान आ रहे थे दोनों तरफ से, उन पर समय रहते कार्यवाही नहीं हुई। और इतने समय से अगर तैयारी चल रही थी तो पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए? उनके पास अगर जानकारी थी तो क्यों एक्शंस नहीं लिए? तो सारा जिम्मेदारी पुलिस हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे आती है। बिल्कुल ठीक है, आपने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ वही बात, कांग्रेस और आम आदमी की बात नहीं है, सरकार की भी जिम्मेदारी है यहाँ पर। गुजरात की तरह मेरी बात पूरी करने दीजिए गाजी साहब, कि हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा। गाजी साहब हमारे साथ यासिर जिलानी साहब, RSS मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के आप नेता हैं और इन दिनों बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। यासिर जिलानी साहब, आप RSS मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के आप प्रवक्ता हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, संघ को जितना मैं जानता हूं अपने पत्रकारिता के अनुभव से, तो ऐसे जब भी देश में कोई आपदा आती है तो संघ का वहां पर स्वयंसेवक दिखाई देता है। दिल्ली में दंगे हुए, दंगे भड़क रहे थे, आप लोग कहां थे? जी जी देखिए मनीष जी, आप बेहद संजीदगी के साथ पत्रकारिता करते हैं और आपकी पत्रकारिता पे बड़ा गर्व है। मैं सुनिए, मैं अब ये बीच में कौन बोल रहा है? आरपी सिंह। ये आरपी सिंह साहब है, आपके लीडर आरपी सिंह साहब है। आप बोलिए, अपनी बात रखिए। सिंह साहब ये आप ही के हैं, आप ही के हैं। यासिर जिलानी साहब आप ही के पक्ष की बात करेंगे। वो कहीं आम आदमी पार्टी ना समझ लें। जी 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 मैं बैठा हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें जो लोग काम करने वाले हैं, जो समरसता और समानता की बात करते हैं, वो आज भी वहां पे पिछले 48-50 घंटों से लोगों के अंदर सेवा कर रहे हैं, कार सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी दीवारों को खड़ा कर रहे हैं, उनको ब्रेड बिस्किट कंबल ले जाके पहुंचा रहे हैं। जो हमारी दीवार टूटी है उस दीवार को बराबर करने में लगे हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है मनीष जी, जो लोग बैठ के राजनीति कर रहे हैं, जो RSS को लोग वहाँ कौशिक जी उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। कौशिक जी उनको अपनी बात, आप अपनी बात पूरी करें। यासिर जिलानी जी। अरे कौशिक जी यार, राजनीति मत करो। मैं आपसे कहूंगा, अगर आपके अंदर इतनी, देखिए मैं इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अंदर अगर गुस्सा है तो आप शिव विहार आइए, आपके अंदर गुस्सा है तो जाफराबाद आइए, सिलमपुर आइए, मुस्तफाबाद आइए, आपका गुस्सा निकल जाएगा। आपके अंदर अगर काम करने का सेवा भाव है तो आप आइए, देखिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से बस्तियां की बस्तियां टूट गई हैं, उनको जोड़ने का काम करिए। आज राजनीति मत करिए, 4-5 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद राजनीति कर लेंगे। हेट मॉन्गर जिन्होंने नफरत की राजनीति करके हमारे दिल्ली में आग लगा दी, हमारे दिल्ली को एक काला अध्याय के रूप में एक 3 दिन दे दिया, उससे हमें निपटना है। हमें मिलकर
से निपटना होगा। लेकिन आप लोग राजनीति करते हैं। आपके नेता अगर कोई बात कहते हैं तो मौजूदा सरकार को घेरते हैं। आपके नेता अगर कोई बात करते हैं तो नहीं यासिर साहब, आपकी अरे बात भैया, ठीक है। कम से कम अपने नेताओं को कहिए कि अब भी वक्त है। नहीं देखिए, ये दुरुस्त है। यासिर भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आरएसएस को अच्छी तरह जानता हूं। आरएसएस के लोग कभी दंगे नहीं करवाते और आज आरएसएस को भी लोग यूज करना चाहते हैं। लेकिन ये कपिल मिश्रा, ये अनुराग ठाकुर, ये ओवैसी का बाप, ये कौन वारिस पठान और ये जो इस तरह के लोग हैं, और मैं हर मौके पे मैं सर्टिफिकेट देता हूं कि जब जब मुल्क पे मुसीबत आई है आरएसएस का नाम यूज किया जाता है। लेकिन आरएसएस के लोग जो हैं ना उनको दंगे कराने की ट्रेनिंग दी जाती है। पता नहीं ये दंगाई कहां से आ गए इस बार, कम बखत हमारी होली भी बर्बाद कर दी। और वाकई आरएसएस के लोग वहां काम कर रहे हैं और अच्छे मुसलमान भी काम कर रहे हैं, जमात के लोग भी काम कर रहे हैं। मैं गाजी साहब को आज मनीष जी, गाजी साहब को जी, आरपी साहब आप खुद होंगे। वसीम गाजी ने आपके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेट दे दिया, कह दिए कि आरएसएस ऐसा कुछ नहीं करता। तो आपके लिए इस समय एक सुखद अनुभव है आरपी साहब। दुखद है। बीजेपी के लोग आरएसएस के कंट्रोल में नहीं है। बीजेपी के लोग आज आरएसएस के काबू से बाहर हैं, इसलिए इन्होंने गुंडे वहां पर। ये जानकारी आपको किससे दी वसीम? मैं तो आरएसएस में रहा हूं। आप यहाँ पे सीधा जजमेंट पास कर रहे हैं। वीडियो भेजता हूँ, एक और वीडियो देखिएगा। मैं आज भी आरएसएस के मीटिंग में जाता हूँ। आज वारिस पठान जैसे भड़काऊ नेता को अपना अलंकरदार मानते हैं, वो कौन थे जिन्होंने वारिस पठान को इतना बड़ा नेता बना दिया? कौन लोग हैं वो? ऐसे ही बन गए नेता। आप कह रहे हैं जेल में आरएसएस के साथ रहे, इमरजेंसी में आरएसएस बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अच्छा काम किया, लेकिन लोगों को हिम्मत कौन बढ़ाता है? उन लोगों को यहाँ तक कौन पहुँचाता है? वो लोग जो भड़का कर राजनीति करते हैं, लोगों की लाशों पर राजनीति करते हैं, उनको यहाँ तक कौन पहचानता है? अंबर दोस्ती की दीवार कौन गिराता है ये आप भी जानते हैं और इंडिया न्यूज देख रहा, देश का सवाल देख रहा, दर्शक भी जानता है। आपसे पूछना चाहती हूँ, हम सवाल जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हमेशा सवाल पुलिस से। अंबर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटे से इंतजार और खामोशी के बाद देश का सवाल लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद देश के सवाल के आखिरी पड़ाव में हैं। जी हां, इस वक्त मेहमानों को आखिरी 10-10 सेकंड दिए जाते हैं। आरपी सिंह साहब, सबकी नजरें मास्टरमाइंड पर टिकी हैं। कब गिरफ्तार होगा ताहिर हुसैन और उसके अलावा जुड़े हुए उसके सरगना? देखिए, ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड नहीं है, मास्टरमाइंड उसके पीछे कुछ और लोग हैं। ताहिर हुसैन भी किसी के कहने के किसी की हिदायत पर काम कर रहा था। बहुत जल्द गिरफ्तार होगा। इसके पीछे जो लोग हैं वो सबके सब गिरफ्तार होंगे, चिंता मत करिएगा आप। जी, उम्मीद करते हैं आप जो कह रहे हैं ये यथार्थ भी हो जाए। अंबर जैदी, देखिए, मैं आप जो पिछले सेगमेंट में बात बोल रही थी वो मेरी बात अधूरी रहेगी। मैं वही बात बोलना चाहती हूँ। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग हमेशा पुलिस को और सब पे जिम्मेदारी ठहरा देते हैं कि पुलिस नहीं पहुंची। लेकिन सवाल हमें खुद से भी करना चाहिए कि वो नेता जो हमें अपनी सस्ती राजनीति के लिए, अपनी घटिया राजनीति के लिए धर्म के आधार पर बांटकर इस नौबत पर पहुंचा देते हैं, हम सवाल उन पे भी करें कि क्यों हम उस राजनीति में बढ़ जाते हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लास्ट 10 सेकंड। देखिए, मास्टरमाइंड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जिम्मेदार जो है वो एलजी साहब हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, और आप इतने सबूत देखने के बाद भी गाजी साहब इतने सबूत देखने के बाद भी गाजी साहब आप ये कह रहे हैं? विजय कौशिक किसी को जजमेंट पास कर देना वो ठीक नहीं है। पार्टी की गैंगवार है जिसमें आम जनता मारी जा रही है। अच्छा, अब आप फेनू और नासिर को सियासत के गैंगवार है। आपके नेता भी गए थे, एलन राव साहब, दिल्ली पुलिस क्या सबक ले रही है? लास्ट 10 सेकंड। हर राजनीतिक पार्टी ने राजनीति की। आप सीधे सीधे पल्ला झाड़ के खड़े हो जाएं कि आप बीजेपी और आम कर रही है। मनीष जी, ये आरोप, अरे भाई चुप तो रहने दो इनको। नहीं बोलिए आप। मनीष जी, ये अभी ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। पुलिस को अपना काम करना है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम सबको पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर ये सोचना चाहिए कि हमने यासिर गिलानी लास्ट 10 सेकंड। ऐसे दंगे दोबारा ना हो, लास्ट 10 सेकंड सोचना चाहिए। जी,
जी देखिए, मैं आपको कहूं, जो हेट मॉन्गर्स हैं जिन्होंने नफरत लगाई और दिल्ली को जलाया, यकीन मानिए कि उनको बिहाइंड द बार होना चाहिए। और जिस तरीके से ताहिर हुसैन के साथ संजय सिंह का फोन पे कॉन्फ्रेंस पे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगरचे हो सके, जी हाँ, अगरचे हो सके तो मेरे जख्मों का इलाज कर सके तो कर देना। इस वक्त मेरे जिस्म पर लहू के छींटे ताजा हैं। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। आंख कान खोल।